हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए, आप सभी का प्रधान शिक्षक की क्लास चल रही है और ये यूनिट नंबर 7 हो रही थी क्लास। और यूनिट नंबर 7 देखिए अभी इसमें और भी बाकी है दोस्तों। हमें लगा था कि यूनिट नंबर 7 समाप्त हो गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ और बाकी था। तो अभी यूनिट नंबर 7 अभी और लंबा चलने वाला। यूनिट नंबर 7 का आज होगा पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, कक्षाओं की विविधता के बारे में, असमानता के बारे में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पार्ट है आपका यूनिट नंबर 7 का, तो इसको भी आप लोग पूरा देखिएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए नया बैच, अभी तो ये पुराना बैच चल रहा है आपका प्रधान शिक्षक का। नया बैच आपको बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा नया बैच। तो जो लोग पीछे वाले लोग हैं, अगर नया बैच में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको जुड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये प्रधान शिक्षक बहाली 2024 के लिए न्यू बैच आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जो क्लास चलेगी वो रात्रि में 9 बजे से चलेगी। और इसमें आपको डीएलएड समान अध्ययन दोनों की क्लासेज होगी। इसमें चार्ज क्या लगेगा आपको, तो मात्र 399 आपको चार्ज लगेगा। जो नए शिक्षक अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे यहाँ, अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े थे, तो उनको मात्र 399 चार्ज लगेगा। और जो पहले जुड़ चुके थे हमारे यहाँ, अगर वो नए बैच में फिर से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 201 आपको पे करना होगा। और ये ऑफर जो है वो मात्र 1 अप्रैल तक है। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद आपका चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये फ़ोन नंबर आपको दिया गया है, फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे करना होगा आपको इसी नंबर पे। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप आपको पेमेंट का रिसिप्ट आपको भेजना होगा। व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक का अलग नया ग्रुप है, उसमें आपको जोड़ा जाएगा। उसी ग्रुप में ही आपको पीडीएफ है, नोट्स है, वीडियो है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नियम है, इसी आधार पर आपको जुड़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें आज जो है दोस्तों, अध्याय नंबर 17 में हम लोग 4 पार्ट हुआ था। अध्याय नंबर 18 में यहाँ भी 3-4 पार्ट अभी यहाँ पर अभी और होगा, क्योंकि यूनिट नंबर 7 में बहुत लंबा चैप्टर था। यूनिट नंबर 7 हमें लगा समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कुछ बचा हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे कक्षाओं में विविधता और समानता के बारे में, कक्षा में समावेशी शिक्षा के बारे में, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में भी इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग क्या करना है, लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं, तभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 बजे डेली आपकी क्लास होती है, 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ, ये आपका पॉइंट है, कक्षा में असमानता। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है बच्चों के बारे में। कह रहा है कि शैक्षिक असमानता और शैक्षणिक संसाधनों का असमान वितरण है। सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के लिए स्कूल, वित्त पोषण योग्य और अनुभवी शिक्षक, किताबें, प्रौद्योगिकियां हैं। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं उत्पीड़ित है। शिक्षा में असमानता को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे कि शिक्षा में भी असमानता को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगा क्षेत्रीय असमानता है, लैंगिक असमानता है, सामाजिक अस्थिकरण संबंधित असमानता है। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों, है ना। शिक्षा में भी असमानता, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलता है, लैंगिक असमानता देखने को मिलता है ना। पुरुषों को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन अब ये सब चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कह रहा है कि शैक्षिक प्रभावकारिता का मापन देश और यहाँ तक कि देश के भीतर प्रांतों, राज्यों द्वारा भिन्न भिन्न होता है ना। सभी राज्य में, सभी प्रांत में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, असमानता देखने को आपको मिलता है। जो शिक्षित राज्य है वहाँ कम असमानता देखने को मिलता है, जो अशिक्षित राज्य है वहाँ ज़्यादा असमानता देखने को मिलता है। कह रहा है कि अधिकांश शैक्षिक असमानताओं को आर्थिक असमानताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह अक्सर नस्लीय रेखाओं के साथ आती है, इसलिए एक शिक्षक में इसकी समझ होना आवश्यक होता है।
इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग भी ग्रुप में हैं उन लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। अगर जुड़ना चाहते हैं आप तो आपको भी मिल जाएगा, है ना। आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। कक्षाओं में विविधता देखते हैं। करें अध्यापकों को ऐसे विद्यार्थियों के प्रति बेहद सजग रहना चाहिए जो कुछ क्षेत्रों में तो उत्कृष्टता दर्शाते हैं लेकिन कुछ में बिल्कुल नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। कक्षा स्थिति वास्तव में इससे विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का रोचक जमावड़ा कहलाती है, क्योंकि कक्षा में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कक्षा की बाकी बच्चों की तुलना में औसत से उच्च या फिर निम्न स्तर के होते हैं। जी हाँ, आप भी क्लास में देखते होंगे कुछ बच्चे जो एवरेज है उससे काफ़ी तेज बच्चे होते हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, है ना। और वे विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में असमानता बताते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। कौन से बच्चे आगे हैं, पीछे हैं, उनको किस लेवल पे हमको लाना है ना, कैसे सबको बराबर सबको लेकर के चलना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कक्षा में विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग जन के लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। जी हाँ, कक्षा में जो है अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, है ना। विविधता की अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित है। इसका अर्थ यह समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होते हैं। जी हाँ, देखिए क्लास में जितने बच्चे हैं ना, सभी बच्चे में कुछ न कुछ अलग होता है। प्रत्येक बच्चे क्या है, विशिष्ट हैं अपने आप में, है ना। ये आपको समझना चाहिए, है ना। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछा जाता है। जब देखिए जब ये यूनिट वाइज हम समाप्त हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों इसका टेस्ट भी स्टार्ट होगा, है ना। डीएलएड का अलग से आपको 50 नहीं 75, है ना, 75 सवालों का टेस्ट भी आप लोग को हम बहुत सारा लेंगे। पिछले बार भी हम लगभग 100 से ज़्यादा टेस्ट दोस्तों पिछले बार भी करवाए थे, सामान्य अध्ययन और आपका डीएलएड का। वो वाला आप जरूर हमारे चैनल पर जाकर के आप देखिएगा, है ना। पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा, 1 साल 2 साल पुराना जो पहले हम पढ़ाए थे, वो भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो वाला रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कक्षाओं में विविधताओं और असमानता की समझ। कह रहा है कि शिक्षक तथा विद्यालय के अतिरिक्त शिक्षा में असमानता लाने तथा विविधता के समाधान हेतु पाठ्यचर्या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, है ना। इसमें समानता कैसे लाया जाए, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो पाठ्यचर्या निभा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि पाठ्यचर्या को निम्नलिखित विकास के लिए जागरूक करना आवश्यक माना जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट है कि विद्यार्थियों एवं समूहों के रूप में पहचान के लिए लक्षित तथा उत्तरदायी होने के बजाय समानता एवं विविधता को पाठ्यचर्या से सम्मिलित करना आवश्यक है। जी हाँ, यानी कि जो समानता है उसको क्या करना है, असमानता है, समानता है ना। जो भी बच्चे कमजोर हैं उसको पाठ्यचर्या से जोड़ा जाना चाहिए, है ना। एवं विविधता को पाठ्यचर्या में से सम्मिलित करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या निर्माण में समावेशन की समझ पर जोर देने की आवश्यकता है। जी हाँ, जब पाठ्यचर्या का निर्माण होता है तो उस समय समावेशन की भी समझ होना चाहिए, जोर देना चाहिए उस पर। लिंग विभिन्न रूप से सक्षम तथा समाज में विविधता के रूप में समावेशन को पाठ्यचर्या में समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि लैंगिक मुद्दा भी पाठ्यचर्या निर्माण के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। समानता के अभ्यास के लिए लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। पाठ्यचर्या की अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह सभी के लिए होनी चाहिए, न कि केवल कक्षा कक्ष के लिए होनी चाहिए। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी पाठ्यचर्या में समान रूप से सम्मिलित करना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए पाठ्यचर्या बहुत ही जरूरी चीज है। कहा है कि सीमांतता का अध्ययन, विविधता में एकता, विचार में समानता, विचार तथा कार्य जैसे प्रकरण भी विद्यालय पाठ्यचर्या में परिलक्षित होने चाहिए। विविध अनुभवों तथा अपनी स्वीकृति की महानता को प्रसारित करना पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण पक्ष है। और पाठ्यचर्या का यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा फिगर के माध्यम से भी आपको समझाया गया है कि पाठ्यचर्या में क्या क्या चीज आता है। तो इसमें अधिकार तथा उत्तरदायित्व हो गया, समावेशी पाठ्यचर्या हो गया, आपका समावेशी अधिगम हो गया, है ना, विविधता के लिए उत्तरदायी हो गया। तो ये सभी चीजें पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, है ना। यानी कि समान अवसर के लिए पाठ्यचर्या का ये आपको फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। आगे इसमें कह रहा है कि समानता और विविधता का अर्थ जो है वो विद्यार्थियों को अपने अनुभव, कौशल तथा समझ के स्पष्टीकरण के लिए सहायता प्रदान करना होता है। यह पाठ्यचर्या की विषय वस्तु के अनुकूलन, शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास में परिष्करण तथा मूल्यांकन, विषय वस्तु तथा विधियों
पर विचार के माध्यम से किया जा सकता है। सरकारी तथा गैर सरकारी पहल, इसमें कह रहा है दोस्तों कि सरकार ने वैधानिक तथा संवैधानिक समर्थन के रूप में कई प्रकार की पहल की है। हाल ही में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको लागू कब किया गया था? आपको याद होना चाहिए, मैंने कई बार बता चुका हूं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को इसको लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना। ये पूरा डेट आपको ध्यान रखना है। 2009 में आया था, इसको 10 में लागू किया गया था। देश भर में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा में गुणवत्ता समानता प्रदान करने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कह रहा है कि शैक्षिक अवसरों का समान अवसर पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य रहे हैं, और अब तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया है, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। कह रहा है कि प्रारंभिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से इस संबंध में विचारणीय कार्य किए गए हैं। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिक व्यवस्था की मान्यता के लिए हमारे प्रयास कई स्वरूपों में होने चाहिए। कुछ प्रयास निम्नलिखित आपको यहाँ दिया गया है कि शैक्षिक में किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं, क्या क्या सुधार किए गए हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, उसको आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हमें देश के सभी बच्चों को अनिवार्य, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट ये कह रहा था दोस्तों कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हमें देश के सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, जो आपका अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए ना। जो भी बच्चे 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं उनको, है ना, 6 से लेकर के कितने साल तक? 14 साल के बच्चे, ये आपको याद रखना है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 21 के ए में इसका प्रावधान किया गया है ना। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है कि प्रारंभिक उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शैक्षिक संस्थानों में जो जाति है, धर्म है अथवा अन्य किसी भेदभाव पूर्ण आधार के बिना सभी को नामांकन उपलब्ध कराया गया है। जी हाँ, यानी कि जो शैक्षिक संस्थान है, जो हमारे स्कूल है ना, जो स्कूल में जो एडमिशन होता है तो उसमें न ही किसी जाति हो न ही धर्म हो, सभी धर्म के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, सभी जाति के उसमें बच्चे पढ़ते हैं, है ना। ये भी किया गया है व्यवस्था। सभी को शिक्षा पाने के अवसर प्रदान करने के क्रम में अधिक संख्या में शैक्षिक संस्थाएं खोली गई है ना। बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, है ना, संस्था खोली गई है, ठीक है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध को नियंत्रित करने के क्रम में बाल्यावस्था पूर्व अपव्यय शिक्षा तथा देखभाल को प्राथमिकता दी गई है। विद्यालय में पूर्व शिक्षा केंद्र जैसे बालगाड़ी, आपका आंगनवाड़ी आदि खोले गए हैं तथा बड़े पैमाने पर स्थापित किए जा रहे हैं। जी हाँ, जो गांव के बच्चे हैं, आंगनवाड़ी खोले गए हैं, बच्चे जाते होंगे, आप देखते होंगे, है ना। एक बालवाड़ी भी होता है जिसमें बच्चे को भेजा जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा खोली गई है ताकि सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके, है ना, प्रारंभिक शिक्षा दी जा सके, है ना, उसके आगे की भी शिक्षा दी जा सके। पिछड़े तथा लाभ रहित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है ना। जो आपको SC ST के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है ताकि वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके, है कि नहीं, समाज में कदम से कदम मिला सके, है ना, सभी लोग समान रूप से रह सके। आगे कह रहा है इसमें कि जो अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण तथा शिक्षा में समानता की सुनिश्चितता के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के प्रावधान के संबंध में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई है। तो ये सारी सरकारी चीजें भी की गई सरकार के द्वारा भी, और कुछ गैर सरकारी पहल भी सरकार के द्वारा की गई है शिक्षा से संबंधित, जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है ना। यही से देखिए ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है ना, इसी से आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जब हम टेस्ट लेंगे ना तो वहां पर देखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिक संख्या में आवासीय विद्यालय, है ना, बहुत सारे जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहां पर आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, आश्रय विद्यालय स्थापित किए गए हैं कि बच्चे वहीं रहेंगे और वहीं पढ़ेंगे, वहीं खाएंगे, मतलब सारा व्यवस्था वहां पर किया गया है कि नहीं। बालिकाओं की शिक्षा में सहायता के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कन्या आश्रम विद्यालय स्थापित किए गए हैं बालिकाओं के लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को पूरे देश के
जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कस्तूरबा विद्यालय, गांधी बालिका विद्यालय भी खोला गया है बच्चों के लिए, है ना। और जो आपका आवासीय विद्यालय खोला गया है, ताकि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, घर में उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, तो आवास में वहां पर रहना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, सारे काम करना है। ठीक है, आगे पॉइंट है कि सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न रूप से समर्थ बच्चों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इतने सारे चीज है जो सरकार के द्वारा पहल की जा रही है बच्चों के लिए। अगला पॉइंट आपको यहां पर कह रहा है कि गैर सरकारी संगठन, है ना, कुछ गैर सरकारी संगठन भी है, कुछ एनजीओ भी है जो बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। उसके बारे में भी हम यहां पर देखेंगे। कुछ एनजीओ है ना, जैसे कि विश्व के प्रत्येक भाग में गैर सरकारी संगठन महिलाओं, बच्चों तथा विभिन्न रूप से योग्य लोगों के लिए कठिन कार्य कर रहे हैं। अपने लक्षित अभियान द्वारा गैर सरकारी संगठन समानता पर विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए सरकारों को उनके वादों को याद कराते हैं। वे सरकारों को ठोस तथ्य उपलब्ध कराते हैं तथा समुचित कार्य के प्रारंभ के लिए उन्हें पवित्र इरादों से प्रोत्साहित करते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई पहल की गई है। उसमें बालिका शिक्षा है ना, बहुत सारे, जिसमें उनमें बालिका शिक्षा हो गया, बाल संरक्षण हो गया, बाल अधिकार संरक्षण हो गया, सामाजिक न्याय है, कार्यरत बच्चों को विद्यालय में लाना, स्थानीय स्वशासन के लिए नारी सशक्तिकरण आदि प्रमुख है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो आपको गैर सरकारी संगठन के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आगे यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि गैर सरकारी संगठन सीमांतीकृत तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं तथा विभिन्न रूप से योग्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में लगे हैं। उनमें से अधिकांश झुग्गी बस्तियों सहित दूर जनजातीय क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर एक विशेष भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अक्षरा हो गया, प्रथम हो गया, उम्मीद शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, है ना। उदाहरण के लिए गैर सरकारी संगठन उम्मीद वंचित, अलाभान्वित तथा सीमांतीकृत वर्गों जैसे कि अल्पसंख्यक, महिला, निर्धन तथा पिछड़े लोगों के लिए सामुदायिक कार्य करता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर संस्थाएं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे शैक्षिक संस्था, व्यावसायिक कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय है, अध्ययन केंद्र है, कोचिंग सेंटर है, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, योग प्रशिक्षण है, मार्शल आर्ट है। तो ये सारे कुछ गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाए गए। बहुत सारे देखते होंगे आपको आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार के खुले हुए हैं ना, कोचिंग सेंटर भी कुछ हैं जो फ्री में एजुकेशन देते हैं, है कि नहीं। और जैसे हम भी तो आप लोग को फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, बस जो पीडीएफ है उसका थोड़ा बहुत आपसे चार्ज ले रहे हैं, है ना। आप वीडियो हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं तो आपको सारा उसका पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, उसको निकाल करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी संगठनों के उदाहरण यहाँ पर निम्नलिखित है जो भारत की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि टीच फॉर इंडिया, जी हाँ, टीच फॉर इंडिया जो है ये संगठन है, कह रहा है कि ये गैर सरकारी संगठन है और इस दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है कि एक दिन सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए टीच फॉर इंडिया जो है ये बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, इसमें जितने भी बच्चे हैं उसके लिए यही है कि सभी बच्चे, है ना, एक न एक दिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ले, इसका एक लक्ष्य है। आगे पॉइंट कह रहा है कि कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ है। शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ, इसमें कह रहा है कक्षा कक्ष में समानता के प्रोत्साहन में शिक्षकों तथा विद्यालय की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानना जरूरी है ना। तो इसमें पॉइंट है कि कक्षा कक्ष शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र तथा विद्यार्थियों के लिए समानता का पहला स्थान है। शिक्षक विद्यार्थियों के बेहतर समझने के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक रूपों को पहचानता है। यह इसलिए कि शिक्षक संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था में पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत दुर्भाव के बिना विद्यार्थियों को समझने, उनके व्यक्तित्व के विकास, उनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी स्थिति में होते हैं। आगे पॉइंट कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा कक्ष सहित विद्यालय में मित्रवत वातावरण को कायम रखने के लिए मित्रों,
परिस्थितियों, सहपाठियों तथा शिक्षकों के प्रति उचित व्यवहार के विषय में विद्यार्थियों के लिए कक्षा कक्ष निर्देश का विकास करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि यदि शिक्षक यह पाता है कि कुछ विद्यार्थी कुछ चीजों को करने के लिए नकारात्मक रूप से प्रोत्साहित है तथा गाली हो गया, झगड़ा, धोखा देने आदि जैसे अन्य अप्रासंगिक गतिविधियों में सम्मिलित है, तब शिक्षकों को अवलोकन के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ ना, इस प्रकार के बच्चे आपको विद्यालय में देखने को मिलेंगे। हाँ ना, कि जो बच्चे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं, है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए। कार्य विद्यार्थियों का समूह अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में व्यक्त करना चाहिए, है ना, मतलब गलत चीज़ों में उसको नहीं लगाना चाहिए, रचनात्मक कार्यकलापों में उसको लगाना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन को सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षकों को भी शिक्षण अधिगम के दौरान तथा विभिन्न गतिविधियों के समय विद्यार्थियों के समक्ष समानता का व्यवहार करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में समावेशी शिक्षण के महत्व को समझना चाहिए, है ना, सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे, किसी बच्चे पर कम ध्यान दे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को समावेशी रूप से देखना चाहिए, समान शिक्षा देना चाहिए, है ना। जो बच्चे कमजोर हो उनको अलग से भी व्यवस्था करना चाहिए, समझाने का, पढ़ाने का, विशेष कक्षा का प्रावधान करना चाहिए। ठीक है, कक्षा कक्ष में समावेशी व्यवस्था के विकास पर बल देना चाहिए। समावेशन की वास्तविक समझ लिंग तथा विभिन्न रूप से योग्य बच्चों में अंतर को समाप्त करने तथा कक्षा कक्ष शिक्षण विधि में गतिविधियों के चयन परिस्थिति की मांग के अनुसार प्रवाह युक्त शिक्षण रणनीतियों के उपयोग के रूप में परिलक्षित होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रायः शिक्षक कक्षा कक्ष में कुछ टिप्पणी, उपहास तथा बातों का उपयोग करते हैं जिसमें लिंग, जाति, संस्कृति, निवासी, भाषा आदि के लोगों की भावनाएं प्रभावित होती है। इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, ना, कि जिससे किसी लिंग हो, किसी जाति हो, किसी धर्म के लोग को थोड़ा ठेस पहुंचे, नहीं, ऐसा प्रकार का बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस प्रकार शिक्षक को रूढ़िवादी व्यवहार से बचना चाहिए। हाँ ना, सीमांतीकृत विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में दुखी कर किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी को भी किसी रूप से किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। हाँ ना, क्योंकि स्कूल में बच्चे जो हैं सभी धर्म के हैं, सभी जाति के हैं, सभी लिंग के हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कक्षा कक्ष में समानता का व्यवहार अपनाना चाहिए। ठीक है ना, सभी को एक समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, है कि नहीं, कोई भी हो उसको एक समान रूप से देखना चाहिए। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कोई संसाधन का प्रयोग करता है तो उसे परामर्श दिया जाता है कि वह बहुसांस्कृतिक संसाधनों का प्रयोग करे जो राष्ट्र के समृद्ध विविधता की बात करता हो, है ना। तो इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। शिक्षण के लिए विधियों, प्रौद्योगिकी तथा रणनीतियों के चयन के लिए शिक्षक को अधिक सावधान होने की आवश्यकता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सके जो कक्षा कक्ष शिक्षण में बहुसंस्कृति तथा विविधता के रूप को प्रस्तुत करे। आगे पॉइंट कह रहा है कि पाठ योजना बनाने में, जी हाँ, पाठ योजना जो बच्चे के लिए बनाया जाता है उसमें शिक्षक को कक्षा कक्ष की विविध प्रवृत्ति के प्रलक्षण सहित विद्यार्थियों के ज्ञान की रचना में उनकी सहायता के विषय में सावधानी की आवश्यकता है। पुनः यह शिक्षक के लिए अति आवश्यक है कि सभी विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में अवसरों के समान पहुँच तथा सहभागिता हो। कक्षा कक्ष में किसी तत्व को उपेक्षित करना शिक्षण तथा चलिए आगे देखते हैं अधिगम में होता है। अगला पॉइंट है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कोई अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हैं तब यह ध्यान देना होगा कि सामग्रियां किसी व्यक्ति या वर्ग समाज की विचारधारा के विरुद्ध कोई विभेद उत्पन्न न करे, है ना। इस प्रकार का भी होता है कि जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थी के लिए कुछ अलग पाठ्यपुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बच्चों को, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म हो, किसी समुदाय हो, किसी जाति को उसमें बढ़ावा दे या फिर ये करे वो करे, है ना, उससे किसी को ठेस पहुंचे। इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है।
अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि एक शिक्षक को नैतिकता के सिद्धांतों तथा समानता की ज्ञानी होनी चाहिए। जी हाँ, नैतिकता का सिद्धांत तथा समानता का भी ज्ञानी होना चाहिए एक शिक्षक को, है ना। इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमेशा समानता पे हमें ध्यान देना है ना, हमेशा किसी को भी हमें ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं ध्यान करना है, ठीक है। सभी को समान रूप से देखना है, इस चीज पर हमें हमेशा फोकस करना है। नैतिकता पे हमें हमेशा ध्यान देना है। उनको विद्यार्थियों तथा समुदाय को समानता की अवधारणा को भी सिखाना चाहिए, जो सभी के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले विश्व का निर्माण करे, ठीक है। इस प्रकार का शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को हमेशा समावेशी शिक्षा ही देनी चाहिए, है कि नहीं। इसमें कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, तो समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ, है ना। जो भी बच्चे हैं, सभी वर्ग के बच्चे, चाहे वो जनरल हो, SC ST कोई भी हो, किसी धर्म से हो, कोई समुदाय से हो, है ना, सभी को क्या है तो मुख्य धारा में जोड़ना है, एक साथ सभी को समान शिक्षा देना है ना। समावेशी मतलब समान, है ना, समान शिक्षा देना है, उपलब्ध कराना है बच्चों को। इस प्रकार शिक्षा में समावेशीकरण का अर्थ है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र तथा एक दिव्यांग छात्र, विविध प्रकृति के छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना चाहिए, है ना। चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो या फिर सामान्य बच्चा हो, है ना, दोनों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। करें इसमें एक सामान्य छात्र व दिव्यांग छात्र विद्यालय में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान में उसको समस्त छात्रों के व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट कह रहा है कि एक समेकित तथा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस बात का उचित प्रावधान रहता है कि सभी बच्चों के सभी प्रकार के बालक, चाहे वे सामान्य हो या फिर किसी विशिष्टता व अक्षमताओं से युक्त विकलांग बालक हो, या फिर सभी साथ साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षा अनुभवों को अच्छे से प्राप्त करे एवं अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाए। जी हाँ, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि चाहे वो विकलांग हो या फिर सामान्य बालक हो, एक ही विद्यालय में उसको शिक्षा देना है और समान रूप से शिक्षा देना है, ठीक है। तो इस चीज पर फोकस करना चाहिए। कह रहा है कि यह व्यवस्था यह मांग करती है कि अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रति किसी भी प्रकार का अलगाव, द्वेष, नकारात्मक भाव न रखा जाए, बल्कि उसकी विशेष समायोजन व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी प्रबंध किए जाए, है ना। किसी प्रकार से किसी भी प्रकार से भेदभाव न करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ समावेशी शिक्षा, और ये समावेशी शिक्षा अपने विद्यालय में लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा, है ना। समावेशी शिक्षा की परिभाषा के बारे में कह रहा है दोस्तों स्टेनबैक व स्टेनबैक के अनुसार। जी हाँ, ये मनोवैज्ञानिक है, इनको आपको याद रखना है। स्टेनबैक और स्टेनबैक के अनुसार समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा है, ये परिभाषा आपको याद रखना है। ये परिभाषा कभी कभी पूछ देता है। जैसे कह रहा है कि समेकित विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जा सकता है जो सबका होता है, जहां सभी अपनाए जाते हैं, जहां प्रत्येक अपने विद्यालय, समुदाय, सहपाठियों को सहयोग करता है तथा उनका सहयोग अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो ये है समावेशी शिक्षा का परिभाषा, आपको याद रखना है स्टेनबैक व स्टेनबैक के अनुसार। जी हाँ सॉरी। आगे कह रहा है कि इस प्रकार समेकित या समावेशी शिक्षा निम्न रूप में परिलक्षित होती है। क्योंकि देखिए ये चैप्टर ही है समावेशी शिक्षा के बारे में समझना है। समावेशी शिक्षा तो आप समझ गए कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसी को इसमें दोस्तों काफ़ी डिटेल से समझाया गया है। उसका महत्व क्या है, परिभाषा क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ क्या है ना, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, कैसे शिक्षा देनी चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसी से आपको क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा फिर। तो आगे पॉइंट कह रहा है कि समेकित शिक्षा उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था में विशिष्ट या विकलांग या सामान्य सभी को समान रूप से लाभान्वित होने की बात कहती है।
है ना। ये सभी चीज़ आप लोग को बता दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें विकलांग या फिर जो जिसको दिव्यांग कहा जाता है ना, अभी विकलांग हमको नहीं बोलना है, दिव्यांग बोलना है, ठीक है, जो भी इस प्रकार के बच्चे हों, है ना, या फिर इसको विशिष्ट बालक भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि इसमें दिव्यांग या विशिष्ट बालक को सामान्य बालक के साथ समान विद्यालय में शिक्षा ग्रहण पर अधिकार रहता है ना, समावेशी शिक्षा में। अगला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि समावेशी शिक्षा जो है अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा की गतिविधियों में तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्कूल गतिविधियों में माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान व अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने पर भी अवसर प्रदान करती है। और आगे कह रहा है कि यह निःशक्त बालकों तथा समान बालकों के बीच सामंजस्य तथा मित्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। सबसे बड़ी चीज यही है ना, कि जो विशिष्ट बालक है ना, जो निःशक्त बालक है, जो विशिष्ट बालक है, या फिर जो दिव्यांग बालक है और जो सामान्य बालक है ना, उसको साथ साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। यानी कि सभी को समान शिक्षा मिल रहा है, उसी को हम कहेंगे समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो ये आप समझ गए है ना, इसकी परिभाषा समझ गए, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है वो समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, इसको समझते हैं, ठीक है। क्योंकि समावेशी शिक्षा से ना आपको एग्जाम में 2-3 सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है ना। थ्योरी आपको PDF मिल जाएगा, हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, वहां पे आपको सारे PDF मिल जाएगा। 7857824310 ये नंबर है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। 1 से लेकर के 8 यूनिट तक जितना भी है, उसके अलावा समान अध्ययन का भी है। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। तो बहुत सारे महत्व है, जैसे कि छात्र जो है अपने व्यक्तित्व के साथ दूसरे के व्यक्तित्व का भी सम्मान करना चाहिए, है ना। तो जो छात्र है वो अपने व्यक्तित्व के साथ जो दूसरे व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का हमें सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं। सभी बच्चों को सम्मान करना चाहिए, किसी बच्चे को हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भी छात्र को हमें ज्ञान देना है, ठीक है। छात्रों में सहनशीलता, भावनात्मकता तथा सौहार्द के गुण उभरते हैं इससे, है कि नहीं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वे दूसरे की शक्तियों तथा कमजोरियों का सम्मान करना सीखते हैं। अगले पॉइंट है कि दूसरे बच्चों की सहायता करके छात्र स्वयं में संतुष्टि का अनुभव करते हैं ना। आपको भी ऐसा लगता होगा जब आप किसी को हेल्प करते हैं तो अपने आप में एक काफ़ी अच्छा फील होता है ना, कि मैंने उसको हेल्प किया, है ना। चाहे आप किसी भी रूप में हेल्प करे हो, है ना, पैसा ही नहीं है, कुछ भी रूप में आप किसी को हेल्प करते हैं। तो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो कोई कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर बहुत अच्छा समझाते हैं, या फिर समझ में आ गया, आपके पढ़ाए हुए से हमको नौकरी हो गया, तो अंदर से काफ़ी फील होता है, ठीक है, अंदर से काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, साथ ही वे अपनी मित्रता को लंबे समय तक बनाए भी रखते हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा विविधता में एकता की परिचायक होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में यही कहा जा रहा है कि सभी बच्चे को समान रूप से देखना है, समान रूप से शिक्षा देना है। तो इसमें क्या है, विविधता में विभिन्नता में एकता है ना, क्योंकि वहाँ पर सभी समुदाय के लोग हैं, सभी जाति के धर्म के लोग हैं, है ना। विशिष्ट बालक है, सामान्य बालक है, सभी को समान शिक्षा मिल रही है, ठीक है। आगे है कि समावेशित विद्यालयों में छात्र समूह के रूप में सद्भावपूर्ण वातावरण में एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। मानव संसाधन का सही निर्माण होता है समावेशी शिक्षा का। तो ये सारे महत्व हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा का। अगला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा में ऐतिहासिक विकास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में ऐतिहासिक विकास और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के प्रकार बहुत प्रकार का होता है, ये आपको एग्जाम्पल आपको याद रखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे कि दृष्टि निशक्तता वाले बच्चे, है ना। दूसरा पॉइंट है श्रवण निशक्तता वाले, शारीरिक निशक्तता वाले, मानसिक निशक्तता वाले, या अधिगम निशक्तता वाले, या फिर बहु निशक्तता वाले। तो ये सभी जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, या फिर ऑटिज्म यानी कि अपने आप में खोए रहने वाले, तो ये सब इतने सारे जो बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, ये किस प्रकार के बच्चे हैं, ये विशिष्ट बच्चे हैं, है ना। निशक्तता के ये सब प्रकार दिया गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। इसी को दिव्यांग बच्चे भी कहा जाता है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ऐतिहासिक विकास के बारे में देख लेते हैं, कि कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में ऐतिहासिक विकास के निम्नलिखित बिंदु हैं। अब जैसे कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में
विकास को 1970-80 के संदर्भ में भारत के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसमें स्पेक्टिक्स सोसाइटी और नॉर्दर्न इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जा सकता है, जो पिछले 33 वर्षों से विकलांगता और विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके लिए उन्होंने विकलांगता जरूरतों को पूरा करने तथा अन्य अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी रूप में कार्य करते आ रहे हैं। वर्ष 1978 में दिल्ली में विकलांग लोगों को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रकार से आगे विशेष एकीकृत तथा समावेशी शिक्षा के रूप में देखा जा सकता है। आगे है, ये तो कह रहा है कि जो ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ समावेशी शिक्षा का दोस्तों, है ना, कैसे आखिर धीरे धीरे करके इसका विकास हुआ। तो ऐसा नहीं कि आज ही इसके बारे में सोचा जा रहा है ना, आज से बहुत पहले 30-40 साल पहले से ही इसके बारे में मतलब इसका विकास धीरे धीरे करके होते आ रहा है, ताकि सभी लोगों को समान शिक्षा दी जा सके, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे पॉइंट है कि विशेष शिक्षा व्यवस्था, है ना, जो भी इस प्रकार के बच्चे हैं उनके लिए। तो कहा रहा है कि विशेष शिक्षा व्यवस्था को वर्ष 1978 से 2004 की कालावधि के तहत देखा जा सकता है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1978 में SSNI के तत्वावधान में हुई थी। इसका उद्देश्य क्षमता विकास करना था। इसके अंतर्गत विभिन्न मूलभूत कमियों को पहचान कर दूर करने का प्रयास किया। इसमें कई उद्देश्यों को समावित किया गया था। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था, अगला जो पॉइंट है वो एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। इसमें कह रहा है दोस्तों कि एकीकृत से तात्पर्य है शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों को ऐसे शिक्षण संस्थान में शिक्षण का प्रबंध करना तथा ऐसे बालकों की आपसी बातचीत तथा मेल जोल की प्रक्रिया की व्यवस्था होना, है ना। एकीकरण शिक्षा विशेषकर प्राथमिक स्तर पर का प्रयत्न अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा आंदोलन पर प्रतिफल हुआ। सबसे पहले जो एकीकरण शिक्षा हुआ और खास करके जो प्राथमिक स्तर पर, है ना, जो शुरुआती स्तर पर, है ना, शुरुआती जो प्राथमिक स्तर पर उस पर यहाँ पर शुरू किया गया। सबसे पहले जो ये अमेरिका में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया तथा बाधित बालकों की विशिष्ट प्रविधियों से सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के विकास की अवधि को वर्ष 1995 से 2004 के मध्य में देखा जा सकता है। मतलब कि उसी समय से इसको शुरुआत किया गया था दोस्तों। इसके अंतर्गत शिक्षण, स्वास्थ्य, आधारभूत आवश्यकताओं की पहचान के साथ साथ समाहित कर गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया गया था। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 था, उसमें क्या प्रयास किया गया समावेशी शिक्षा के बारे में, इसको देखना है दोस्तों आपको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या व्यवस्था किया गया था। तो इसमें कह रहा है कि वर्ष 1986 में, जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ेंगे। तो 1986 में बनी शिक्षा नीति में पहली बार दिव्यांग की शिक्षा को महत्व दिया गया। जी हाँ, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि पहली बार दिव्यांग की शिक्षा को महत्व किस शिक्षा नीति में दिया गया था, तो वो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इसके लिए अनेक प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके, उनकी प्रगति सामान्य तरीके से हो तथा वे पूरे विश्वास एवं हौसले के साथ जीवन व्यतीत कर सके। तो सबसे पहले 1986 में इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया, है ना, कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दी जाए दोस्तों, है ना। अगला जो पॉइंट है वो कर रहा है आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जी हाँ, 1992 में इसको शुरू किया गया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कह रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुधार हुआ, है ना। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करके फिर से एक नीति लाया गया, वो लाया गया आपको 1992 में दोस्तों, है ना, 1992 में लाया गया था तथा उसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्लान्स ऑफ एक्शन POA 1992 निर्माण किया गया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब शुरू किया गया था, 1992 में, ठीक ना। और क्षमता से युक्त देश के 15 मिलियन बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा संबंधी बृहद कार्य को संपन्न करने के लिए POA में इस प्रकार के व्यवहारिक उपागम को अपनाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आया दोस्तों निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, है ना। बहुत सारे अधिनियम यहाँ पर
आया जो निःशक्त बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर जोर दिया गया। तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, इसमें कह रहा है कि अक्षम व्यक्ति यानी कि समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 भारतीय संसद द्वारा निर्मित अधिनियम है। यह अक्षमताओं से युक्त व्यक्ति को उनकी शिक्षा, समायोजन, कल्याण हेतु वैधानिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो 1995 है ये क्या क्या कार्य करता है ना। तो ये निःशक्त नाम ही है इसको निःशक्त दोस्तों। तो जो भी इस प्रकार के बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये कार्य करता है। और ये अधिनियम दोस्तों कब से आया था, तो 1995 में आया था, ये आपको याद रखना है। और भारतीय संसद द्वारा निर्मित ये अधिनियम है। इसके अतिरिक्त उन्हें इसके द्वारा वह कानूनी सहायता मिल सकती है जिसमें वह नियमित विद्यालयों में समान बच्चों के साथ विद्यालयों में सभी गतिविधियों में अपनी पूरी भागीदारी निभाने के समान अवसर प्राप्त करने संबंधी अधिकार का संरक्षण कर सके। इस अधिनियम में 14 अध्याय का समावेशन किया गया है। इसके अध्याय नंबर 4 तथा 5 में अक्षमताओं से युक्त बालकों के हितों तथा शिक्षा का चिंतन किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सबसे पहले शुरू किया गया था 1986 में ही, जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसी में सुधार किया गया। आगे पॉइंट है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति, असमान शिक्षार्थियों के लिए रियायतें तथा सुविधाएं, है ना। तो ये आपका अगला पॉइंट है, ये आप यहाँ से देखना है। तो आज हम सोच रहे हैं कि इतना ही रहने देते हैं, है ना। और यहाँ से फिर हम अगले दिन देखेंगे। इसमें अभी 1-2 क्लास और होगा, क्योंकि 1 क्लास या फिर 2 क्लास इसमें हो सकता है ना। 1 क्लास में क्योंकि हमको क्वेश्चन भी करवाना है और 1 क्लास में आपका थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा देखिए फास्ट नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। और यूनिट नंबर 7 अभी और चलेगा लगभग अभी 2-4 दिन। ठीक है, इसके बाद आपको नया बैच फिर शुरू होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और इस जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, है ना। 1 तारीख से आपको न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से 9 बजे से आपको डेली क्लास होगी दोस्तों। और इसमें डीएलएड और समान अध्ययन दोनों की क्लासेज होगी। जो नए टीचर हैं अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए मात्र 399 चार्ज है। 1 अप्रैल तक आपको ये ऑफर है, उसके बाद आपका ये चार्ज बढ़ जाएगा। और जो ओल्ड टीचर हैं जो हमारे यहाँ पहले से जुड़ चुके हैं, है ना, अगर वो चाहते हैं कि फिर से नए बैच में हम पढ़ें शुरू से, ठीक है, तो उनके लिए मात्र 201 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा। ये ऑनलाइन पे करना होगा, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से, इस नंबर पे, है ना। और इस पे आपको पे करके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। इसके अलावा देखिए 1 नंबर और मैं आपको दे देता हूँ, उस पर भी आप पे कर सकते हैं, है ना। 9341550523, है ना। एक और नंबर है, इस पर भी आप कर सकते हैं। अगर इस पर पेमेंट अगर नहीं होता है तो आप इस पर भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी पर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पे करेंगे, है ना, चाहे नए टीचर हो या पुराने टीचर हो, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस पर व्हाट्सएप कर देना है ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जा सके, आपको सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जा सके, है ना। अगर अभी आप नए ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको पीछे वाला भी मिल जाएगा और जो नया क्लास चलेगा वो भी आपको मिलते रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल। अब आपकी डेली क्लास चलेगी। इधर होली का 4-5 दिन से 1 सप्ताह से लगभग क्लास बंद था आप सभी का, है ना। अब आपकी डेली 9 बजे से क्लास होगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। किसी प्रकार का अगर आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर उससे भी अगर नहीं होता है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करना है। ठीक है, आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7857824310, है ना। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करिएगा, आपको जो भी सवाल है आपको मिल जाएगा जवाब। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।